वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसका अध्याय 34 सूचना प्रौद्योगिकी स्वरूप और महत्व। संचार के माध्यमों का प्रमुख कार्य सूचना देना होता है। संचार माध्यम सूचनाएं किसी प्रकार संकलित, संपादित तथा प्रसारित करते हैं। इस बारे में आप आगे के पाठों में जानकारी प्राप्त करेंगे। आजकल सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना तंत्र और समाचार माध्यम जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। शिक्षा संबंधी नाम ITI इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। आपने भी इस शब्द के बारे में निश्चित रूप से पढ़ा या सुना होगा। पहले इस शब्द का प्रयोग सिर्फ कंप्यूटर विज्ञान तथा उपग्रह प्रणाली के लिए किया जाता था, किंतु अब इसके अंतर्गत रेडियो, टीवी, फोटोग्राफी, प्रेस, उपग्रह, कंप्यूटर, इंटरनेट, फैक्स, टेलीविज़न आदि सब कुछ आ गया है। इस पाठ में हम सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इन सभी नए उपकरणों की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे और यह जान सकेंगे कि इन उपकरणों के आ जाने से संचार के क्षेत्र में किस प्रकार क्रांति आई है। उद्देश्य: इस पाठ को पढ़ने के बाद आप समाज में सूचना प्रौद्योगिकी की बढ़ती लोकप्रियता का कारण बता सकेंगे, इस क्रांति की व्याख्या कर सकेंगे तथा इसके पीछे निहित उद्देश्यों को पहचान सकेंगे। उपकरण, उपग्रह, सैटेलाइट की कार्यप्रणाली तथा संचार क्षेत्र के इसके महत्व को रेखांकित कर सकेंगे। समाचार संकलन, संपादक तथा प्रसारण में कंप्यूटर की भूमिका स्पष्ट कर सकेंगे। पत्रकारिता के क्षेत्र में इंटरनेट तथा ईमेल की उपयोगिता स्पष्ट कर सकेंगे। वीडियो पत्रकारिता का स्वरूप स्पष्ट कर सकेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी में संचार के महत्व को रेखांकित कर सकेंगे। क्रियाकलाप: क्या आप बता सकते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी कितने क्षेत्रों में उपयोगी है? कोई 6 का उल्लेख कीजिए। आइए समझिए। सूचना प्रौद्योगिकी के कारण संचार में क्रांति। आज से 3 दशक पूर्व सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार माध्यम जन साधारण को आसानी से सुलभ नहीं थे। दूरदर्शन तो लोगों के लिए कौतूहल का विषय बन गया था, लेकिन आज रेडियो, दूरदर्शन तथा पत्रिकाएं लोगों की आवश्यकता बन चुकी है। राजनीति, साहित्य, कला, संगीत, सामाजिक घटना, दुर्घटना, व्यापार, खेल, अपराध, शेयर बाजार, कृषि, शिक्षा आदि जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो संचार माध्यम की दृष्टि से अछूता रह गया हो। आज हमारे देश में 700 रेडियो तथा दूरदर्शन केंद्र हैं, जिसे देश के लगभग 90% आबादी लाभ उठा रही है। देश के हर कोने में डिश एंटीना का जाल सा बिछ गया है। इसके माध्यम से देश विदेश में प्रसारित होने वाले अनेक कार्यक्रम देखे जा सकते हैं। देश की लगभग हर भारतीय भाषा में पत्रिकाएं का प्रकाशन होने लगा है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार सभी भारतीय भाषाओं को मिलाकर हमारे देश में करीब 34,000 पत्रिकाएं का प्रकाशन होता है। इसमें से विभिन्न भारतीय भाषाओं के करीब 4,000 ऐसे पंजीकरण अखबार हैं जो प्रतिदिन लाखों की संख्या में विविध शहरों से अपने संस्करण प्रकाशित करते हैं। ये संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ये सारे तत्व सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार के क्षेत्र में आई क्रांति को रेखांकित करते हैं। अब आपके मन में निश्चित रूप से ये जिज्ञासा उभरी होगी कि इसके क्या कारण हैं। आइए अब हम इनकी चर्चा करते हैं। व्यापार: जनसंचार के क्षेत्र में उच्च अध्ययन के लिए गठित संस्था इंटरनेशनल स्टेट एंड हेयर स्टीज इन कम्युनिकेशन ऑफ लैटिन अमेरिका की सन 1975 में हुई बैठक में पीटर
सेकल ने कहा था कि तीसरी दुनिया के अधिकतर राष्ट्रों में जनसंचार के उद्देश्य निजी अर्थव्यवस्था और व्यापार प्रणाली को पुष्ट करना, राजनीतिक अर्धस्थिति को कामयाब रखना, पारंपरिक रीति रिवाजों को मजबूत करना और उद्योगपतियों के हाथ में जनसंचार की गारंटी सुनिश्चित करना। दुनिया के विकासशील देशों में अपनी अर्थव्यवस्था को दृढ़ बनाने के लिए कल कारखानों तथा अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ावा दिया। ऐसी स्थिति में विश्व बाजार में अपने उत्पादन की खपत तथा गुणवत्ता को प्रसारित करने की आवश्यकता महसूस हुई। इस प्रचार प्रसार का माध्यम संचार व्यवस्था की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से आसानी से दूर देश तक लोगों के बीच उत्पादनों की जानकारी को पहुंचाया जा सकता है। इसलिए तीसरी दुनिया की सरकार के संचार माध्यमों को अपने उत्पादनों के प्रचार प्रसार के लिए नीतियाँ अपनाई तथा कई सुविधाएं प्रदान की। आपने पत्र पत्रिका तथा रेडियो दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले विज्ञापनों को देखा और सुना होगा। हमारे देश में तो सरकार ने रेडियो तथा दूरदर्शन पर कई व्यावसायिक चैनल भी शुरू कर दिए हैं। अखबार पढ़ते समय अपने ध्यान दिया होगा तो पाया होगा कि कई राष्ट्रीय अखबारों का लगभग 7% भाग विज्ञापनों से भरा होता है। इस प्रकार देश के उत्पादनों की खपत तथा गुणवत्ता के प्रोत्साहन में आज संचार माध्यमों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस कारण संचार माध्यमों में भी नियंत्रण प्रतियोगितात्मक विकास हुआ है। निजी कंपनियों की आपसी होड़। आज संचार के क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश बहुत तेज़ी से हुआ है। इसके पीछे सरकार द्वारा प्रेस को स्वतंत्रता दी जाने तथा जनसाधारण की मनोरंजन की बढ़ती आवश्यकता का प्रमुख कारण रहे हैं। सरकार द्वारा संचार माध्यमों को स्वतंत्रता प्रदान की जाने के कारण हमारे देश में पत्रिका जनतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में उभर कर सामने आई है। आप तो जानते हैं कि विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका 3 प्रमुख स्तंभ हैं, किंतु प्रेस लोगों में सामाजिक, राजनीतिक तथा वैधानिक सक्रियता पैदा करता है और उसकी समस्याओं को सरकार तथा न्यायालयों की दृष्टि में ले जाता है। इसलिए इसे जनतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पहचाना जाने लगा है। प्रेस की इस स्वतंत्रता के चलते संचार के क्षेत्र में निजी कंपनियां आसानी से प्रवेश कर जाती है। निजी कंपनियां तो अखबार निकालती ही है, साथ ही उपग्रहों के पट्टे पर लेकर अथवा दूरदर्शन के कुछ अवधि खरीदकर ये कंपनियां रेडियो तथा दूरदर्शन पर भी अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करती हैं। 98.3 FM, रेडियो मिर्ची, रेड FM आदि रेडियो पर तथा स्टार टीवी, सोनी टीवी, जी टीवी, BBC, CNN, डिस्कवरी, MPN आदि दूरदर्शन पर कुछ ऐसे ही प्रमुख निजी कंपनियों द्वारा चलाए जाने वाले चैनल हैं। ये सभी चैनल निजी कंपनियों द्वारा उपग्रह पट्टे पर लेकर स्वतंत्र रूप से चलाए जाते हैं। इन पर मनोरंजन के अनेक कार्यक्रमों तथा साथ साथ समाचार भी प्रसारित किए जाते हैं। निजी कंपनियों द्वारा दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों की कीमत कार्यक्रमों के साथ दिखाए जाने वाले विज्ञापनों के द्वारा जुटाई जाती है। विज्ञापनों की उपलब्धता किसी भी कार्यक्रम की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। जो कार्यक्रम जितना अच्छा और लोकप्रिय होता है, उसके लिए उतने ही अधिक विज्ञापन अथवा प्रोजेक्ट प्राप्त होते हैं। इस तरह निजी तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियां अधिक से अधिक विज्ञापन प्राप्त करने तथा लाभ कमाने के लिए अच्छे से अच्छे कार्यक्रम प्रसारित करने का प्रयास करती है। इस प्रकार की सैकड़ों कंपनियां के आ जाने और अच्छे से अच्छे कार्यक्रम का प्रसारण के उद्देश्य के कारण उसमें आपसी होड़ भी लगी हुई है। इसका परिणाम ये हुआ कि ये कंपनियां संचार के क्षेत्र में रोज़ नए नए शोध तथा अनुसंधान करती है तथा एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में अच्छे से अच्छे प्रदर्शन करने का प्रयास करती है। दूरदर्शन ने भी अच्छी कंपनियां को अपने प्रसारण के लिए
समय बेचना शुरू कर दिया है। यहाँ समय बेचने का अर्थ कि दूरदर्शन निर्धारित राशि लेकर आपके यंत्रों के माध्यम से किसी कंपनियों द्वारा बनाए गए कार्यक्रमों को प्रसारित करता है। चूँकि ये कार्यक्रम कम समय के होते हैं, इसलिए कंपनियों को उपग्रह पट्टे पर लेना ज़्यादा महंगा पड़ता है। ऐसे में वह अपने कार्यक्रम के प्रसारण भर का समय दूरदर्शन से खरीद लेते हैं। इस प्रकार हमने देखा है कि निजी और तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आ जाने से संचार के क्षेत्र में एक प्रतियोगिता सी चल पड़ी है। इस प्रतियोगिता के चलते संचार के क्षेत्र में नए नए शोध और आविष्कार हुए हैं। इन आविष्कारों के चलते संचार और प्रौद्योगिकी का क्षेत्र अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। इलेक्ट्रॉनिकी का उपयोग, इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है इलेक्ट्रॉनिक का उपयोग। संचार और पत्रिका के क्षेत्र में एक वाक्य चलता है, जो मारे सो मरे, अर्थात किसी भी खबर को जितने सबसे पहले पकड़ लिया वही सबसे अधिक सफल पत्रकार अथवा माध्यम है। जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा, संचार के क्षेत्र में निजी तथा बहुराष्ट्रीय कंपनी के आ जाने से प्रतियोगिता बढ़ी है। ऐसे में सफल बनने के लिए जल्दी नई से नई खबर जुटाने तथा लोगों तक पहुंचाने के लिए तरप्ता की आवश्यकता बढ़ी है। पहले खबर जुटाने तथा संबंधित समाचार माध्यम तक पहुंचाने में बहुत समय लग जाता था, किंतु अब इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों के उपयोग से ये कार्य बहुत आसान हो गया है। अब चलते फिरते समाचार भेजे और प्राप्त किए जा सकते हैं। सेलुलर फ़ोन, पेजर, फैक्स मशीन, ईमेल आदि अनेक ऐसी सुविधाएं हैं जिनके द्वारा पलक झपकते ही समाचार संकलित किए जा सकते हैं। कंप्यूटर द्वारा सुंदर सजा के साथ कम से कम समय में समाचारों का संपादन किया जा सकता है। उपकरणों के माध्यम से दूर दराज के गाँव में कार्यक्रम पहुंचाए जा सकते हैं। इस पाठ में आगे आप इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बारे में पढ़ेंगे और जान सकेंगे कि संचार क्रांति में इन उपकरणों की क्या भूमिका है। विधि, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की भूमिका तथा महत्व। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विद्युत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कार्य करते हैं। आइए इनकी भूमिका तथा इनके महत्व के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। उपग्रह एक प्रकार का दूरी यंत्र है जिसके माध्यम से अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरणों को संचालित किया जाता है, जिसके माध्यम से एक संचार उपकरण द्वारा भेजे गए संदेश को दूसरे संचार उपकरण पर लिखित, वांछित अथवा चित्रणात्मक रूप से प्राप्त किया जा सकता है। सेलुलर फ़ोन, टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट तथा रेडियो और दूरदर्शन पर अनेक प्रसारित कार्यक्रम भी उपग्रह के माध्यम से ही संचालित होते हैं। उपग्रह का प्रयोग सबसे पहले अमेरिका में किया गया। वहाँ के वैज्ञानिक ने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा उपग्रह बनाया जाए जो धरती से भेजी गई रेडियो तरंगों का ग्रहण करे और उस संदेश को दूसरी रेडियो तरंग पर पुनः पृथ्वी तक भेज सके। इसलिए इन्होंने 1960 में इसी प्रकार का कुरियर नामक उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ा, जिसमें 4 रेडियो रिसीवर तथा 4 ट्रांसमीटर लगे थे, जिसमें 5 टैप रीडर भी थे। टैप रीडर उन रिसीवरों के जरिए पृथ्वी से भेजे गए संदेश रिकॉर्ड करता और फिर कुछ देर बाद उस संदेश को ट्रांसमीटर के माध्यम से प्रसारित कर देता। वैज्ञानिकों का यह प्रयोग सफल रहा। बाद में अनुसंधान से पता चला कि उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में 35,700 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित कर दिया जाए तो इसकी भी गति पृथ्वी की गति के बराबर हो जाती है। पृथ्वी की परिक्रमा में इन्हें 24 घंटे लगते हैं। इस प्रकार ये उपग्रह स्थिर से लगते हैं, इसलिए यह ऊंचाई उपग्रहों के लिए उपयुक्त मानी गई। सिक्कम के नाम से बाद में अमेरिका ने 2 उपग्रह छोड़े।
1964 में ओलंपिक खेलों का पहली बार उपग्रह के माध्यम से प्रसार किया गया। इसके बाद दुनिया में संचार के क्षेत्र में क्रांति सी आ गई। लगभग हर देश इस उपग्रह प्रणाली का प्रयोग करने के लिए लायक हो उठा। जल्दी ही अमेरिका में इस उपग्रह प्रणाली को संचालित करने के लिए इंटरसैट नामक संस्था का गठन हो गया। अब तक कुल 100 से ऊपर देश इस संस्था के सदस्य हैं। ये उपग्रह के चित्र है। उपग्रह द्वारा संचालित विभिन्न उपकरणों की कार्यप्रणाली। कॉमसैट नामक एक दूसरा संगठन जो अमेरिका के द्वारा संचालित किए जाता। कॉमसैट इंटरसैट के सभी संचार उपकरणों को संचालित करता या नियंत्रित करता है। नासा की मदद से उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में यहीं स्थापित करता है। भारत भी इंटरनेशनल का सदस्य है। वह अपने आप PSLV-3 नामक संचार उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर चुका है। इस प्रकार भारत को अमेरिका के ऊपर उपग्रह के नियंत्रण के लिए निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रह गई है। संचार उपकरणों तक संदेश भेजने तक ग्रहण करने का कार्य उपग्रह भूकेंद्रों के माध्यम से किया जाता है। इन भूकेंद्रों पर बड़े बड़े एंटीना लगे होते हैं। आपने भी केबल टीवी का एंटीना देखा होगा। यह भी ठीक उसी प्रकार का एंटीना होता है। यह एंटीना उपग्रहों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी के माध्यम से संदेश भेजे तथा ग्रहण किए जाते हैं। यह एंटीना कटोरे के आकार के होते हैं तथा इसकी परत चमकीली होती है। इसके ठीक बीचों बीच एक खोखला पाइप लगा होता है जिसे वेब गाइड करते हैं। ये वेब गाइड संदेशों को भेजते हैं तथा ग्रहण कर केबल तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसके माध्यम से तरंगों को उपग्रह तक भेजा जाता है तथा वहां से आई तरंगों को एंटीना की सतह पर ग्रहण कर वेब गाइड तक पुनः पहुंचाया जाता है। उपग्रह से पूर्व संचार प्रणाली भूमिगत केबल के माध्यम से संचालित होती थी। इससे समुद्र पर अथवा चलते फिरते संदेश भेजने में काफ़ी समय लग जाता था, किंतु अब तो किसी भी स्थान से कहीं भी संदेश भेजे जा सकते हैं। ये संदेश उपग्रहों के माध्यम से विभिन्न संचार उपकरणों द्वारा भेजे तथा ग्रहण किए जाते हैं। अब उपग्रहों के माध्यम से एक साथ कई शहरों में अखबार छप जाते हैं। किसी भी अखबार के मुख्य कार्यालय में उसकी कॉपी तैयार की जाती है और फिर भी बाकी शहरों में भी एक साथ छाप दी जाती है। दी हिंदू, अमर उजाला, दैनिक जागरण आदि कई ऐसे अखबार इस विधि का प्रयोग करने लगे हैं। इन उपकरणों के बारे में विस्तार से आप आगे पढ़ेंगे। पेजर, ये माचिस की डिब्बी के आकार का एक उपकरण होता है जिस पर संदेश लिखित रूप में प्राप्त किए जाते हैं। इस उपकरण के द्वारा संदेश भेजे नहीं जा सकते। कुछ साल पहले हम मोबाइल फ़ोन का बहुत प्रचलन नहीं था। पेजर एक उपयोगी यंत्र होता था, पर अब इसका उपयोग प्राय नहीं दिखाई देता। टेलीफोन नंबर की तरह ही हर पेजर का एक नाम होता है। इसके नंबर को टेलीफोन द्वारा डायल करने पर संबंध स्थापित किया जाता है। इसकी संकेत ध्वनि उसे पेजर से संबंधित स्टेशन पर पहुंचती है। फिर वहां पर बैठा व्यक्ति आपका संदेश सुनता है और फिर उस डायल किए गए पेजर तक लिखित रूप से पहुंचा देता है। इस प्रकार यह ध्वनि संदेश को लिखित रूप में प्राप्त करने का उपकरण होता है। इस उपकरण से निर्धारित ध्वनि क्षेत्र के भीतर कहीं भी किसी भी समय चलते फिरते संदेश प्राप्त किए जाते हैं। चूँकि यह उपकरण बहुत छोटा होता है, इसलिए इसे आप जेब में आसानी से रखकर चल फिर सकते हैं। इस उपकरण के द्वारा
पत्रिका के क्षेत्र में बहुत सुविधा हो गई है। किसी भी पत्रकार के पास किसी भी घटना, दुर्घटना अथवा अन्य कार्यक्रमों की सूचना इसके माध्यम से तुरंत दे दी जाती है। लगभग सभी पेजर स्टेशन पर एक से खबरें देने का कार्य करते हैं। इस स्टेशन पर मुख्य समाचार आते हैं। जैसे ही किसी विशेष समाचार का पता चलता है, उस स्टेशन से सभी पेजर उपकरणों तक उसे पहुंचा दिया जाता है। जैसे क्रिकेट के मैच की स्थिति, सरकार की हुई उथल-पुथल या किसी विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु आदि की सूचनाएं अपने आप उस पर मिलती रहती है। निम्नलिखित रेखा चित्र के माध्यम से आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, पेजर, सेलुलर फ़ोन, फैक्स आदि की कार्य पद्धति को आसानी से समझ सकते हैं। सेलुलर फ़ोन, उपग्रह द्वारा संचालित सेलुलर फ़ोन की कार्यप्रणाली। सेलुलर फ़ोन, आपने अक्सर पुलिस वालों को हाथ में एक यंत्र लेकर बात करते हुए देखा होगा। इस यंत्र को आप लोग वायरलेस के नाम से जानते हैं। वायरलेस का अर्थ होता है तारविहीन, अर्थात इस पर बात करने के लिए टेलीफोन की तरह तार की आवश्यकता नहीं होती। सेलुलर फ़ोन भी एक प्रकार का वायरलेस ही है, किंतु इसका संचालन उपग्रह के माध्यम से होता है। ये पेजर से थोड़ा बड़ा, किंतु किसी भी पेंसिल बॉक्स से छोटा उपकरण होता है। दिन पर दिन इसका आकार भी छोटा होता जा रहा है। अब तो आप आते जाते हर किसी के हाथ में यह फ़ोन देखते ही है। जी हाँ, यही मोबाइल फ़ोन। मोबाइल इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें कहीं भी लेकर जाया जा सकता है। अब तो ये एक मित्र की तरह काम करते हैं। सोते जागते, उठते बैठते बस फ़ोन हर किसी को चाहिए। घरेलू टेलीफोन के साथ परेशानी ये है कि आप उसे घर पर ही रख सकते हैं। यदि आप घर से बाहर हैं तो उस पर आए संदेश को प्राप्त नहीं कर सकते अथवा उसे संदेश नहीं भेज सकते, किंतु सेलुलर फ़ोन द्वारा चलते चलते कहीं भी संदेश प्राप्त कर सकते हैं। सेलुलर फ़ोन पर फ़ोन की तरह ही नंबर डायल करके बात करते हैं तथा सही कहीं से आए फ़ोन प्राप्त कर सकते हैं। सेलुलर फ़ोन की कार्यप्रणाली भी उपग्रह के माध्यम से ही होती है, किंतु इस पर बीच के स्थित किसी स्टेशन पर बैठे किसी व्यक्ति के माध्यम से संदेश देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें नंबर डायल करते ही उपग्रह के माध्यम से संबंधित स्टेशन पर स्थित कंप्यूटरीकृत चैनल के माध्यम से सीधा दूसरे फ़ोन अथवा सेलुलर फ़ोन पर उपलब्ध व्यक्ति को संदेश दे सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। पत्रिका तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सूचना संकलित करने अथवा भेजने में सेलुलर फ़ोन से बहुत सुविधा हो गई है। चलते चलते किसी भी स्थिति से इसे सूचनाएं भेजी अथवा प्राप्त की जा सकती है। कोई भी पत्रकार किसी भी जगह से तुरंत अपने कार्यालय को सूचना भेज देता है। गुड़गांव के दूसरे किसी गांव में खेती के बीच हुई हवाई जहाज़ दुर्घटना की रिपोर्ट देने के लिए अब किसी शहर अथवा कस्बे के पब्लिक बूथ तक आकर फ़ोन करने की किसी पत्रकार को ज़रूरत नहीं है। वहाँ कहीं से सेलुलर फ़ोन के माध्यम से आसानी से ही आपकी रिपोर्ट भेज देता है। इस प्रकार इसके द्वारा आसानी से तथा तुरंत खबरें प्राप्त हो जाती है। पहले दिए गए रेखा चित्र के माध्यम से सेलुलर की कार्यप्रणाली को आप आसानी से समझ सकेंगे। सेलुलर फ़ोनों में अब बातचीत को टैप करने, फ़ोटो खींचने और इंटरनेट सुविधा का इस्तेमाल करने की भी व्यवस्था होती है। इस तरह आप ये फ़ोन केवल बातचीत करने के माध्यम भर नहीं, बल्कि जिन फ़ोनों में मल्टीमीडिया सिस्टम यानी एमएमएस की व्यवस्था है उसमें फ़ोटो खींच सकते हैं, छोटे फिल्म बना सकते हैं, खबरें लिख सकते हैं, खबरें प्राप्त कर सकते हैं, चिट्ठी लिख
और भेज सकते हैं। इस तरह ये आज संचार के युग में बहुत उपयोगी उपकरण साबित हो रहा है। फैक्स किसी लिखित संदेश को लिखित रूप में ही प्राप्त करने का अनूठा उपकरण है। ये टेलीफोन के साथ ही आसानी से जोड़ दिया जाने वाला उपकरण है। फ़ोन नंबर की तरह ही इसका भी एक कोड होता है। ये एक प्रकार की मशीन होती है जो घरेलू फ़ोन के साथ आसानी से जोड़ दी जाती है। आपने फ़ोटोकॉपी करने वाली मशीन देखी होगी, जिस तरह किसी भी लिखे हुए कागज़ की फ़ोटोकॉपी होकर आपको मिल जाती है। इसी प्रकार फैक्स मशीन भी दूर कहीं से भेजे गए लिखे हुए कागज़ की फ़ोटोकॉपी निकाल देती है। इसमें भी फ़ोन का नंबर डायल करने पर ध्वनि संकेत प्राप्त होते हैं तथा दूसरी तरफ डायल किए गए कागज़ की फ़ोटोकॉपी निकालनी शुरू हो जाती है। ये टेलीफोन से थोड़ा बड़ा उपकरण होता है। फ़ोटो में दे रहा का फैक्स मशीन ये रही टेलीफोन के बगल में। इसके द्वारा पत्रिका तथा व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत सुविधा होती है। कहीं भी पत्रकार पहले अपनी रिपोर्ट दूर किसी गांव से या शहर से डाक द्वारा भेजता था। उस खबर को दिल्ली के किसी समाचार कार्यालय में पहुंचाते कई दिन लग जाते थे, किंतु अब लगभग हर कस्बे में दर्जनों व्यावसायिक फैक्स मशीनें लग गई हैं। कोई भी पत्रकार अपने नज़दीकी कस्बे से अपनी लिखी हुई रिपोर्ट फैक्स द्वारा तुरंत भेज देता है। इस प्रकार पल भर में वह रिपोर्ट समाचार पत्र तक सीधी पहुंच जाती है। इसके अलावा विभिन्न विभागों, मंत्रालयों पर नागरिक संगठनों द्वारा भेजी गई विज्ञप्तियां भी फैक्स के जरिए आसानी से समाचार कार्यालय तक पहुंच जाती हैं। टेलीप्रिंटर ये फैक्स की तरह का ही एक उपकरण है जिस पर समाचार लिखित रूप में प्राप्त किए जाते हैं। इसके द्वारा कोई भी संदेश भेजा जा सकता है। पत्रिका की दुनिया में इस उपकरण का प्रयोग फैक्स के आविष्कार से बहुत पहले से हो रहा है। इस उपकरण के बारे में आप जानते होंगे। इसका उपकरण का इस्तेमाल उपग्रह के द्वारा ना हो कर सीधी केबल लाइनों द्वारा होता है। इस माध्यम का उपयोग समाचार एजेंसियों करती है। यूएनआई, टीपीआई, भाषा यूनिवार्ता आदि समाचार एजेंसियां भारत भर में समाचार पत्रों को अपने समाचार इस माध्यम द्वारा उपलब्ध कराती है। इस माध्यम का उपयोग हर कोई नहीं कर पाता है, इसलिए यह माध्यम एक तरफा संदेश देने वाली प्रणाली होने के कारण फैक्स जितना उपयोगी नहीं होता। यह उपकरण फैक्स मशीन की तरह लिखित संवादों की फ़ोटोकॉपी नहीं देता, बल्कि टाइप करके देता है। कंप्यूटर आज के युग में कंप्यूटर का आविष्कार एक वरदान साबित हुआ है। कंप्यूटर दुनिया के जटिल से जटिल और समसंदेह कार्यों को चुटकी बजाते ही हल कर देता है। कंप्यूटर का एक बहुउद्देशीय यंत्र है। इसका उपयोग किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है। कंप्यूटर भविष्यवाणी तक कर सकता है, चित्र बना सकता है, छपाई कर सकता है, गणित के सवाल हल कर सकता है, मनोरंजन करा सकता है, वैज्ञानिक अनुसंधानों में सहायता कर सकता है, फसलों में होने वाली बीमारी पहचान सकता है, आदमी के शरीर का विश्लेषण और अध्ययन कर सकता है, दुनिया की किसी भी जानकारी को पकड़ सकता है। कंप्यूटर सूचनाओं को मानव मस्तिष्क से अधिक तीव्र गति से विश्लेषित कर सकता है। आइए अब हम यह संचार के क्षेत्र में कंप्यूटर की उपयोगिता की बात करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के क्षेत्र में आई क्रांति का वास्तविक कारण कंप्यूटर को माना जाता है। कंप्यूटर का एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसमें सूचनाओं को चुंबकीय टैब पर भरा जाता है, जिसमें चिप कर कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। चिप आदमी के नाखूनों के बराबर होते हैं। इस पर पैकेज तैयार होते हैं जिसके माध्यम से कंप्यूटर कार्य करता है। कंप्यूटर में टेलीविज़न की तरह का ही एक स्क्रीन होता है, उससे जुड़ा एक हार्डवेयर होता है और उसी से जुड़ा
टाइपराइटर की तरह ही अंकित अक्षर वाला एक उपकरण होता है जिसे कीबोर्ड कहते हैं। कंप्यूटर में मेमोरी अर्थात स्मृति की व्यवस्था होती है। कंप्यूटर की मेमोरी की सूचनाओं को सुरक्षित रखा जाता है। इसे एक प्रिंटर भी जुड़ा होता है। इसके द्वारा सूचनाएं मुद्रित की जाती है। किसी भी सूचना को कीबोर्ड के माध्यम से स्क्रीन पर देखकर अंकित किया जाता है तथा हार्डवेयर द्वारा फोनोपी कर उसे सुरक्षित किया जाता है। फ्लोपी पोस्टकार्ड से भी छोटी एक वस्तु है जिस पर सूचना अंकित हो जाती है। इस तरह टैप रिकॉर्डर में कैसेट डाल आवाज़ टैप हो जाती है, उसी तरह फ्लोपी में सूचना टैप हो जाती है, पर फ्लोपी में अंकित सूचनाओं को कभी भी संकलित किया जा सकता है। अब तो एक उंगली के बराबर छोटी सी पेन ड्राइव द्वारा भी डाटा संरक्षित किया जा सकता है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ले जाया जा सकता है अथवा एक गोदी कंप्यूटर लैपटॉप को इधर उधर ले जाया जा सकता है। कंप्यूटर से जुड़े प्रिंटर के द्वारा स्क्रीन पर दिखाने वाली किसी भी सामग्री को प्रिंट किया जा सकता है। प्रिंट मीडिया में कंप्यूटर का उपयोग पहले समाचारों को कंपोजिंग के द्वारा की जाती थी, किंतु कंप्यूटर के आ जाने से कंपोजिंग कंप्यूटर द्वारा होने लगी। अब सुंदर से सुंदर अक्षरों को कंप्यूटर से टाइप करके उसका नेगेटिव तैयार कर लिया जाता है तथा उसे सीधे कागज़ पर छाप लिया जाता है, किंतु अब तो और भी आसान पद्धति विकसित हो गई है। कंप्यूटर टाइपराइटर कंपोजिंग के अलावा पोस्टिंग भी करने लगा है। पहले कंपोज किए हुए मैटर को काट कर अखबार के आकार के कागज़ों पर सजा कर चित्रों के साथ चिपकाया जाता था, फिर इसकी नेगेटिव बनाया जाता था, फिर इसकी छपाई होती थी। इस कार्य में समय अधिक लगता था। और समाचारों में ढेर में से बहुत आसानी से कंप्यूटर के माध्यम से समाचारों की छँटनी कर ली जाती है। चित्रों को कंप्यूटर द्वारा जुड़े स्कैनर के माध्यम से उसके मेमोरी में डाल दिया जाता है। समाचारों को कंपोज कर लिया जाता है तथा उनकी स्क्रीन पर अखबार के नाप के आकार से व्यवस्थित कर लिया जाता है। ज़रूरत के हिसाब से चित्रों को भी व्यवस्थित कर लिया जाता है। इस प्रकार समाचारों के कटिंग और पोस्टिंग के झंझट से मुक्ति मिल जाती है। फिर उसको पेज के हिसाब से सीधी कैमरे में प्रदर्शित कर दिया जाता है और तुरंत उसका नेटवर्किंग बना कर तैयार हो जाता है। घंटे भर में अखबार की लाखों कॉपियाँ छपकर तैयार होकर लोगों तक पहुंचाए जाने के लिए तैयार हो जाती है। पहले संवाददाता समाचार भेज देते थे। उप संपादक तथा संपादकीय विभाग मिलकर उसको संपादित करते थे और फिर उसे कंपोज किया जाता था। इसके बाद उसकी प्रूफ रीडिंग की जाती थी। इस प्रकार उसमें भी बहुत समय लग जाता था, किंतु अब तो कंपोजिटर और प्रूफ रीडर की ज़रूरत ही नहीं है। खबरें सीधे कंपोज होती है और उसमें यदि कोई प्रूफ की गलती होती है तो कंप्यूटर अपने आप पकड़ लेता है और संकेत देने लगता है। इस प्रकार इसे आसानी से सुधार लिया जाता है। इस आसानी के चलते अब दिन भर में अखबारों के कई समरण जैसे दोपहर शाम कहीं विशेष परिस्थितियों के प्रति घंटे समरख भी छपे और वितरित किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कंप्यूटर का योगदान। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी प्रिंट मीडिया की तरह ही समाचार संकलन के बाद उसके संपादन में कई प्रकार की कठिनाई आती है। फोटोग्राफ किसी घटना के चित्रों की एक पूरी श्रृंखला लाते हैं।
उसमें से मुख्य अंश संपादित करके दर्शकों के सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है। इन चित्रों को संपादित करना कठिन कार्य होता है। यदि समाचार प्रसारित किए जाने से 1 घंटा पूर्व कोई नया समाचार चित्रों के साथ प्राप्त होता है और उसे दिखाया जाना बहुत आवश्यक होता है, उस स्थिति में चित्रों का संपादन बहुत चुनौती भरा होता है। पहले चित्रों का संपादन बहुत कठिनाई से होता था। कंप्यूटर के आने से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए जो सबसे बड़ी सहूलियत हुई है वह है चित्रों का संपादन। अब टीवी पर हर पल समाचार प्रसारित करने की योजना बन गई है। कई चैनलों ने अपना 24 घंटे का समाचार चैनल शुरू कर दिया है। ऐसे में जल्दी से जल्दी नए से नए और बेहतरीन सजा के साथ समाचारों को प्रस्तुत करने की एक प्रतियोगिता शुरू हो गई है। कंप्यूटर के माध्यम से आसानी से सुंदर ढंग से फिल्म एडिटिंग तथा डबिंग कर ली जाती है। कंप्यूटर के माध्यम से एडिटिंग तथा डबिंग के अलावा फोटोग्राफी में भी बहुत तरह के तरकीबें अपनाई जाती है। प्रिंटर के साथ कंप्यूटर। अब मुंबई में बैठे किसी व्यक्ति से दिल्ली में बैठे बैठे बातचीत की जा सकती है तथा उन दोनों व्यक्तियों के चित्र भी साथ साथ दिखाए जा सकते हैं। देखने वाले को लगेगा ही नहीं कि दोनों व्यक्ति दो अलग अलग शहरों में बैठे हैं। 1996 चुनावों में पहली बार इस विधि द्वारा विभिन्न शहरों के विशिष्ट व्यक्तियों के विचार जानने का प्रयास किया गया था। आज इसका भरपूर उपयोग हो रहा है। कंप्यूटर द्वारा वीडियो डिस्प्ले इकाइयाँ नियंत्रित की जाती है। इसकी सहायता से समाचारों का वर्गीकरण, संपादन तथा वितरण आसान हो गया है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के दिल्ली कार्यालय में ऐसी इकाइयाँ कार्य कर रही है। नई दिल्ली में ही इलेक्ट्रॉनिक आयोग के तत्वावधान में राष्ट्रीय सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। इस केंद्र में सुपर कंप्यूटर साइबर 630 लाया जाता है। इसके माध्यम से सूचना के त्वरित संप्रेषण में सुगमता आई है। अब कंप्यूटर आकार में इतने छोटे, वजन में इतने हल्के बनने लगे कि उन्हें पुस्तक की तरह बैग में लेकर कहीं भी ले जाया जा सकता है और चलते फिरते कहीं भी इस पर काम किया जा सकता है। इसे यह सुविधा हो गई कि कोई भी पत्रकार दुनिया के किसी भी कोने में समाचार संकलित कर उसे संपादित कर पूरी तरह तैयार रूप में समाचार कार्यालय तक भेजा सकता है, चाहे वह अखबार का माध्यम हो या टेलीविज़न का। इस पर श्रवण कार्यक्रम और फिल्मों का संपादन भी आसानी से किया जा सकता है। बच्चों को दिखाई जाने वाली कार्टून फिल्मों तथा धारावाहिक की फोटोकॉपी तथा ड्राइविंग अब कंप्यूटर के माध्यम से आकर्षक और आसान ढंग से कर ली जाती है। जंगल बुक, कहानी पोटली बाबा की, बरगद का सौदागर आदि धारावाहिकों की फोटोकॉपी कंप्यूटर की ही सहायता से की गई थी। वीडियो पत्रकारिता में भी कंप्यूटर का अपना विशिष्ट योगदान है। इस प्रकार अपने यह बात अवश्य महसूस की होगी कि पहले समाचार पत्रों अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में समाचारों के पीछे लोगों की चेतना को परिष्कृत करने का उद्देश्य था, किंतु बाद में सरकार द्वारा निजी तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों को संचार के क्षेत्र में प्रोत्साहित किए जाने के कारण समाचार प्रतिस्पर्धात्मक रूप ग्रहण करते चले गए। आज संचार माध्यमों की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के कंप्यूटर वरदान सिद्ध हुआ है। ओबी बैन ये टेलीविज़न अथवा रेडियो पर समाचारों का प्रसारण में काम आने वाला एक प्रकार का चलता फिरता प्रसारण केंद्र होता है। इसलिए इसे ओबी वैन यानी आउटडोर
ब्राइडरिंग बैन कहते हैं, बैकडास्टिंग बैन कहते हैं। इसके लिए एक गाड़ी में एक डिश एंटीना लगाया जाता है जिसे कंप्यूटर और कैमरे से जोड़ दिया जाता है। किसी भी स्थान से तस्वीरें लेकर या आवाज़ रिकॉर्ड कर इस एंटीना के जरिए सीधा समाचार कार्यालय तक भेजा जा सकता है। आपने देखा होगा कि कई बार टेलीविज़न पर संवाददाता दूर किसी स्थान से किसी घटना का सीधा प्रसारण कर देते हैं। यह OB-WAN के जरिए संभव हो जाता है। ये भी उपग्रह प्रणाली के जरिए काम करता है। इस व्यवस्था के उपलब्ध हो जाने से अब किसी भी समाचार का सीधा प्रसारण संभव हो सकता है। इंटरनेट एक प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्क है। इसे एक प्रकार की लाइब्रेरी भी कहा सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर की लगभग हर क्षेत्र की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके माध्यम से कोई भी चिट्ठी मिनटों में विश्व के किसी भी कोने में भेजी जा सकती है। किसी फाइल को एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में पहुंचाने के लिए अब किसी आदमी को यात्रा नहीं करनी पड़ती। इंटरनेट के माध्यम से कोई भी फाइल कहीं भी मिनटों में भेजी जा सकती है। जिस प्रकार उपग्रहों के माध्यम से टेलीफोन एक दूसरे के साथ जोड़ दिए गए किसी भी देश से दूसरे देश में बातचीत आसानी से की जा सकती है, ठीक उसी तरह उपग्रह के माध्यम से एक कंप्यूटर को कई कंप्यूटरों के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर में हुए किसी भी शोध अथवा विचार विमर्श को कंप्यूटर की स्क्रीन पर आसानी से पढ़ सकते हैं अथवा अपनी फ्लॉपी अथवा पेन ड्राइव में उतार सकते हैं। इसके लिए भी जिस प्रकार आप किसी लाइब्रेरी में जाकर कैटलॉग देखते हैं, फिर अपने विषय की किताब अथवा कैसेट इकट्ठा करते हैं, फिर उसमें विषय सूची पढ़ते हैं और अपने विषय पर सामग्री जुटाते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर में दी हुई सूची को क्रमशः पढ़ते हुए आसानी से अपने विषय के लेख, शोध पत्र अथवा चित्र प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से जानकारियों के अलावा मनोरंजन भी कर सकते हैं। इसके माध्यम से अपने विचार अथवा शोध को फीड कर सकते हैं। इसका लाभ दूसरों को मिल सके। अब तो इंटरनेट के माध्यम से चुनाव प्रचार भी किए जाने लगे हैं। इंटरनेट में आ जाने से पत्रिका के क्षेत्र में बहुत आसानी हो गई है। अब अखबार के छपते ही उसे इंटरनेट में फीड कर सकते हैं। इस प्रकार ये अखबार पूरी दुनिया में पलक झपकते ही फैल जाता है। उसे कंप्यूटर के स्क्रीन पर चढ़ा जा सकता है। अब हमारे देश में छपने वाले सभी महत्वपूर्ण अखबारों को इंटरनेट के माध्यम से पढ़ा जा सकता है। अमेरिका अथवा दूसरे विकसित देशों में छपने वाले महत्वपूर्ण अखबारों को छपने के कुछ ही पल बाद आप भी उसे अपने घर में पढ़ सकते हैं। ईमेल इंटरनेट के द्वारा ही संचालित होने वाली एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है ईमेल अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मेल। इस माध्यम से किसी भी चिट्ठी अथवा संदेश संवाद को विद्युत गति से दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचाया जा सकता है। टेलीफोन की तरह ही इंटरनेट से जोड़ा एक कंप्यूटर का नंबर डायल करके अपना संवाद उस तक तुरंत भेजा जा सकता है। यह विधि भी फैक्स की तरह ही संवाद भेजने की है, किंतु इन दोनों की विधियों में बहुत अंतर है। पहली बात तो यह है कि फैक्स विधि से संवाद भेजना महंगा है। ईमेल में बड़ा संवाद अथवा पूरी की पूरी फ्लॉपी कुछ ही सेकंड में दूसरे कंप्यूटर की स्मृति अथवा फ्लॉपी में उतार दी जाती है। इस तरह आप अपने घर में बक्से में पड़ी चिट्ठियों को निकाल लेते हैं, उसी तरह कंप्यूटर के मेल बॉक्स में से अपनी चिट्ठियाँ प्रिंट से निकाल सकते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में ईमेल के कारण संवाद भेजने में बहुत आसानी हो गई है। ईमेल द्वारा भेजे गए संवाद को पुनः कंपोज करने की ज़रूरत नहीं होती। इसे फ्लॉपी में उतार कर सीधे
छाप सकते हैं। इस तरह धन और समय दोनों की बचत हो जाती है। इंटरनेट प्रणाली का संचालन भी केवल टीवी की ही भांति एंटीना के माध्यम से उपग्रह द्वारा ही किया जाता है। इसे घरेलू या मोबाइल फ़ोन से कंप्यूटर से जोड़ कर भी उपयोग में लाया जा सकता है। इंटरनेट में प्रसार पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से हो रहा है। हमारे देश में भी अब कई हज़ार कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ गए हैं। वीडियो पत्रकारिता। जिस प्रकार प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में त्रैमासिक, मासिक, पाक्षिक तथा साप्ताहिक कई प्रकार की पत्रिकाओं का प्रचलन है, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी पत्रिकाओं का प्रचलन आज तेज़ी से हमारे देश में बढ़ रहा है। पत्रिकाओं की तरह ऑडियो तथा वीडियो कैसेट बाज़ार में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इनसाइट तथा न्यूज़ ट्रैक जैसे अंग्रेजी वीडियो समाचार पत्रिकाओं के सफल प्रदर्शन के बाद कालचक्र नाम की हिंदी वीडियो पत्रिका का जन्म हुआ था। 1988 में इंडिया बुक हाउस ने मूवी वीडियो पत्रिका निकाली थी, जिसमें फिल्मी अभिनेता अभिनेत्रियों से गपशप, फिल्मी गाने अधिक होते थे। वह पत्रिका खूब चली, किंतु अब तो राजनीतिक, फिल्म, अध्यात्म आदि विभिन्न विषयों से जुड़ी वीडियो पत्रिकाएं बाजार में उपलब्ध है। टी सीरीज नामक कैसेट कंपनी ने आध्यात्मिक से संबंधित कई वीडियो पत्रिकाओं को बाजार में फैला दिया। वीडियो पत्रकारिता ने ऑडियो कैसेटों की पहले से ही बच्चों के लिए किस्से, कहानियाँ, इराइसिम तथा चुटकुलों के ऑडियो कैसेटों की बाजार में भरमार है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपना प्रसार कर रही है, वीडियो पत्रिका का प्रचलन दिनों दिन बहुत तेज़ी से हमारे देश में बढ़ता जा रहा है। कैम्पेंट डिस्क सीडी। इस प्रकार कैसेट तथा फ्लोपी के टैप पर कोई भी गति संगीत संवाद संकलित किया जाता है, उसी प्रकार कैम्पेंट डिस्क पर भी सूचनाओं को संग्रहित किया जाता है, किंतु कैम्पेंट डिस्क तस्तरी की तरह गोल ऑप्टिकल धातु से बनी होती है। इस पर लेजर किरणों द्वारा संदेश भरे अथवा दे के सुने जाते हैं। इस पर भरे जाने वाले संदेश देखने अथवा सुनने में बहुत स्पष्ट और प्रभावशाली होते हैं। अब तो सीडी द्वारा बच्चों को घर में पढ़ाने का कार्य होने लगा है। पाठ्यक्रम की पूरी किताब को सीडी पर उसकी व्याख्या साथ भी दिया जाता है, तो बच्चे अपने कंप्यूटर के माध्यम से उसे पढ़ लेता है। इस प्रकार यह किसी भी शिक्षक से सस्ती ही पड़ती है। सीडी पर पत्रिकाएं भी टाइप की जाने लगी है। सूचना प्रौद्योगिकी के लाभ। शिक्षा का प्रचार प्रसार। सूचना प्रौद्योगिकी के विकास से शिक्षा के प्रचार प्रसार में बहुत सहायता मिली। दूर दराज के गांवों में जहां शिक्षा का स्तर बहुत नीचे था, वहां के लोगों में शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करने और उनके भीतर फैली कुरीतियों तथा अंधविश्वासों को दूर करने के लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार सरकार के लिए चुनौती भरा हुआ था। संचार माध्यमों विशेषकर रेडियो तथा दूरदर्शन के द्वारा आसानी से इस समस्या को हल ढूंढ लिया गया। भारत में पहली बार 1965-66 में उपग्रह के माध्यम से आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के 2400 गाँवों में सामाजिक शिक्षा का कार्यक्रम चलाया गया था। इसमें कृषि तथा स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम पर विशेष बल दिया गया था। आपको जानकर प्रशंसा होगी कि ये प्रयोग अपने तरह का दुनिया में पहला प्रयोग था। अब तो दिनों दिन लोगों में इन कार्यक्रमों के प्रति रुचि बढ़ती जा रही है तथा कार्यक्रमों में भी कई कार्यक्रम और जुड़ते जा रहे हैं। आपको पता है कि सरकार ने अब तक लगभग हर गांव, पंचायत
में सौर ऊर्जा से चलने वाले टेलीविज़न सेट मुहैया कराए हैं। इस प्रकार टेलीविज़न के माध्यम से लगभग हर गांव को मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा के भी कार्यक्रम आसानी से उपलब्ध हो पा रहे हैं। आकाशवाणी द्वारा प्रसारित शिक्षा संबंधी कार्यक्रम तो विद्यालयों की तरह ही निर्धारित पाठ्यक्रमों के आधार पर प्रस्तुत किए जाते हैं। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के पाठ्यक्रमों संबंधित कार्यक्रम भी टेलीविज़न और रेडियो के माध्यम से नियमित प्रसारित किए जाते हैं। लोगों के बीच बढ़ती मनोरंजन की आवश्यकता की पूर्ति, सामाजिक विकास तथा कारखानों की संख्या में हो रहे निरंतर बढ़ोतरी के चलते आज आदमी दिन पर दिन व्यक्त होता चला जा रहा है। ऐसी स्थिति में हर आदमी की मनोरंजन की आवश्यकता बढ़ी है। संचार माध्यमों ने आदमी की मनोरंजन की इस बढ़ी हुई आवश्यकता को पूरा किया है। निजी तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों की आपसी होड़ के कारण कार्यक्रमों की विविधता तथा बहुलता आई है। अब साहित्य, संगीत, नाटक, कला, फिल्में, धारावाहिक, खेल आदि विभिन्न मनोरंजन के क्षेत्र संचार माध्यमों के जरिए आदमी के सामने फैले पड़े हैं। विशेषकर दूरदर्शन तथा रेडियो ने जनसाधारण के मनोरंजन की आवश्यकता की पूर्ति की है, साथ ही उसमें मनोरंजन के प्रति रुचि का बहिष्कार भी हुआ है। कई लोग दूरदर्शन द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले मनोरंजन की निंदा भी करते हैं तथा मनोरंजन के गिरते हुए स्तर पर चिंता व्यक्त करते हैं, किंतु संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि अब हर स्तर तथा रुचि के लोगों के लिए मनोरंजन संचार माध्यमों द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। लोगों में आई सामाजिक राजनीतिक जागरूकता, संचार माध्यमों के निरंतर विकास में लोगों में सामाजिक राजनीतिक जागरूकता आई है। अब दुनिया में घटित होने वाली किसी भी सामाजिक राजनीतिक घटना दुर्घटना पर जनसाधारण की दृष्टि होती है। लोगों में अपने अधिकारों के प्रति सजगता आई है। विधानमंडल अथवा सदन में होने वाली बैठकों, उसमें होने वाली बहसों तथा उठाए जाने वाले मुद्दों की जानकारी के लिए अब जनसाधारण ललायित रहता है। सामाजिक हितों के प्रति हर नागरिक में जागरूकता आई है। लोग हर दूसरे के आचार विचार, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, भाषा, संस्कृति से परिचित हुए हैं। इस तरह एक प्रकार से भाईचारे को बढ़ावा भी मिला है। कुल मिलाकर संक्षेप में यह कह सकते हैं कि संचार माध्यमों ने लोगों के भीतर सामाजिक राजनीतिक जागरूकता को तेज किया है। समाचारों के प्रति लोगों की बढ़ती रुचि, जिस तरह संचार के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का भाव फैला हुआ है और निजी कंपनियां बेहतर से बेहतर ढंग से समाचार परोसने की होड़ में लगी हुई है, उससे समाचारों की भाषा में विभिन्नता भी आई है। व्यंग्यात्मक, मनोरंजन, अंग्रेजी मिश्रित, उर्दू मिश्रित आदि कई प्रकार की भाषाएं शैलियाँ समाचारों तथा सामाजिक समीक्षाओं के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली इसे विशेष दर्शक श्रोता वर्ग लाभान्वित हो रहे हैं। जी टीवी पर प्रसारित होने वाले समाचार दिल्ली तथा मुंबई जैसे महानगरों में बोली जाने वाली मिश्रित हिंदी को लक्ष्य बनाकर दर्शक श्रोता वर्ग की अपनी पहुंच बनाए रखने की कोशिश करते हैं। आज तक की भाषा में सरलता, सहजता तथा व्यंग्यात्मक पुट होता है, जो कि अधिक से अधिक दर्शक श्रोता वर्ग तक अपनी पहुंच बना चुका है। आज तक चैनल के समाचारों में लोगों रुचि का भी ध्यान रखा जाता है। स्टार टीवी तथा बीबीसी के समाचारों की भाषा सूचना परक होते हुए भी जनसाधारण की समझ में आसानी से आ जाती है। इस प्रकार भाषा की विषमता के द्वारा लोगों का ध्यान आकर्षित करना भी संचार माध्यमों की नीति में शामिल हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह प्रिंट मीडिया भी भाषा का अपना स्वरूप निर्धारित करती है, किंतु सूचनाओं तथा खबरों के नएपन तथा अनूठेपन की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। फिर भी जनसत्ता, हिंदुस्तान और नवभारत टाइम्स की भाषा को तथा दैनिक जागरण तथा पंजाब केसरी की भाषा को तुलनात्मक रूप आसानी से अलग किया जा सकता है। संचार माध्यमों में अब तेज़ी से विस्तृत क्षेत्रों की पत्रकारिता जैसे खेल, कृषि, विज्ञान आदि से संबंधित विषयों पर संपूर्ण रूप से केंद्रित तथ्यों को प्रस्तुत किए जाने की होड़
लगी हुई है। ESPN टीवी पूरी तरह खेल पत्रिकाओं पर आधारित चैनल है। इसी तरह खेल से संबंधित अनेक पत्र पत्रिकाएं भी निकलती है। शेयर बाजार, आर्थिक जगत, वाणिज्य आदि से संबंधित समाचार तो लगभग हर अखबार नियमित रूप से निकालता है। इस प्रकार यह पता चलता है कि लोगों में समाचारों के प्रति रुचि बढ़ी है। इसलिए लगातार समाचारों के क्षेत्र में विशेष रूप से होड़ लगी हुई है, क्योंकि जब तक समाचारों के प्रति लोगों की रुचि नहीं होगी तब तक होड़ लग ही कैसे सकती है। आपने क्या सीखा? जिसका पाई चार्ट है इसमें देगा सूचना प्रौद्योगिकी कारण आर्थिक तथा व्यापारिक संसाधनों को मजबूत करने के उपकरण के रूप में संचार माध्यमों का प्रयोग। निजी तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियां द्वारा संचार माध्यमों पर नियंत्रण। इलेक्ट्रॉनिक का उपयोग। उपग्रह, रेडियो कार्यक्रमों का प्रसार, इंटरनेट, फोटोग्राफी तथा समाचार संकलन, ईमेल, टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण, अखबारों का प्रसारण, वीडियो पत्रकारिता, CD, STD, ISD, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, फैक्स, पेज। लाभ, शिक्षा का प्रचार प्रसार, लोगों के बीच बढ़ती मनोरंजन की आवश्यकता की पूर्ति, लोगों में आई सामाजिक राजनीतिक जागरूकता, समाचारों के प्रति लोगों में बढ़ती रुचि। दोस्तों चैप्टर ख़त्म हुआ। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।